कल एक बड़ी ही विचित्र स्थिति देखने मिली। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पार्टी यूनाइटेड नहीं है, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक, कर्नाटका से लेकर छत्तीसगढ़ तक, जिसकी पार्टी की स्थिति टूटी फूटी है, टुकड़े टुकड़े है, वो और एक और ऐसे व्यक्ति जो खुद तो वैसे हमेशा नंबर 1 अपने प्रदेश में रहना चाहते हैं, पर उनकी खुद की घटती हुई प्रासंगिकता, पॉलिटिकल रेलेवेंस इस प्रकार से है कि आज वो नंबर 3 की पोजीशन में आ चुके हैं। ये दोनों व्यक्ति मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर एकता की और अपने लिए प्रासंगिकता की बात कर रहे थे। ये बड़ी विचित्र स्थिति थी। पार्टी टूट रही है, टूटी फूटी हो रही है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। गहलोत बनाम पायलट हो रहा है, कहीं बाघेल बनाम देव सिंह हो रहा है, कहीं थोरात बनाम पटोले हो रहा है, पर बात यूनिटी की हो रही है। और ऐसी स्थिति में जो ये दिन में तस्वीर दिखाई दे रही थी, शाम में तो और भी अनोखी स्थिति दिखाई दी। शाम आते आते भारतीय राजनीति का, जिसे मैं कहता हूं एकमात्र व्यक्ति जिसको नटवरलाल या भारतीय राजनीति का पिनोकियो कहा जा सकता है, द पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, या नटवरलाल भारतीय राजनीति का, वो भी इस विचित्र स्थिति में अपने आप को शामिल कर देता है। और यदि मैं कहूं कि भारतीय राजनीति में सियासी धर्मांतरण का, पॉलिटिकल कन्वर्जन का, यदि कोई जीता जागता कोई एक सबसे प्रमुख उदाहरण है, तो वो भारतीय राजनीति का ये पिनोकियो अर्थात नटवरलाल अर्थात श्री अरविंद केजरीवाल है। कितनी विचित्र स्थिति है कि जिन लोगों की शुरुआत अन्ना हजारे के अनुयायी बनकर हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर इन्होंने शुरुआत की अपनी पारी। अन्ना हजारे इनके गुरु होते थे उस समय पर। आज अन्ना हजारे को इस प्रकार से डंप कर दिया है और इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज बन चुका है जेएफसी, फ्रॉम आईएसी टू जेएफसी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन टू नाउ जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन। और जो शुरू किए थे अन्ना हजारे के शागिर्दगी में, अन्ना हजारे को अपना गुरु मानते हुए जिन्होंने शुरुआत की थी अपनी राजनीतिक सामाजिक यात्रा की, आज वो बन चुके हैं लालू, तेजस्वी और राहुल के अनुयायी, फॉलोअर्स। ये पॉलिटिकल कन्वर्जन का इतना बड़ा उदाहरण और कहीं पर देखने नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पर्सनैलिटी कंसर्न्ड है, जिन्होंने ये सियासी यूटर्न किया है, और ऐसा यूटर्न किया है कि आसपास जो खड़े वैसे तो यूटर्न के विशेषज्ञ हैं ही कुछ लोग, उनको भी शर्मिंदा कर दे, ऐसा यूटर्न किया। भारतीय राजनीति के पॉलिटिकल पिनोकियो के इस यूटर्न की कहानी बताना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि जो लोग बच्चों की कसमें खाते हैं, उनकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर होती है, तो उनकी याददाश्त थोड़ा तरोताजा करने के लिए यह अवसर मिला है। क्या कहते थे पॉलिटिकल नटवरलाल अर्थात पॉलिटिकल पिनोकियो अरविंद केजरीवाल? लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के बारे में उनकी कुछ झलकियां लेकर आया हूं मैं। आई कोट, 23rd of November 2015, श्री अरविंद केजरीवाल सेज, हम मतलब आप लालू प्रसाद यादव के रिकॉर्ड ऑफ करप्शन के खिलाफ है। फिर आगे भी बोलते हैं, वी आर अगेंस्ट द डायनेस्टी पॉलिटिक्स, हिज बोथ सन्स आर मिनिस्टर्स। अरविंद जी, इस स्थिति में क्या बदलाव हुआ है? 2015 से लेकर 2023 में लालू जी की और उनके परिवार की स्थिति में क्या बदलाव हुआ है? बदला कौन है? यू टर्न किसने लिया है? ये आपके सामने है। फिर पॉलिटिकल नटवरलाल अर्थात पॉलिटिकल पिनोकियो ऑफ इंडिया, केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं 2013 में, लालू ने करोड़ों कमाए हैं फॉर्डर स्कैम में भ्रष्टाचार के माध्यम से। ये ट्वीट है, उनके ट्वीट सारे मैं लेकर आया हूं,
आप लोगों को भी मिल ही जाएगा। वैसे आए दिन सोशल मीडिया पे लोग ट्वीट करते ही हैं, उनका रीट्वीट करते हैं और याद दिलाते हैं कि केजरीवाल जी ये भी बोला करते थे, वी आर अगेंस्ट द करप्शन ऑफ लालू फैमिली। लालू फैमिली हैज मेड करोड़ इन फॉर्डर स्कैम। ये ट्वीट है उनका, 2011 का भी ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का, बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। इज दिस पार्लियामेंट सुप्रीम? आर वी टू ट्रीट लालू, मुलायम, सिब्बल, चिड्डू, ये मेरे शब्द नहीं उनके, ये चिड्डू मतलब चिदम्बरम, राजा एज सुप्रीम? विल दे अलाउ अ स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ? भाई इनकी शुरुआत तो इसी प्रकार से हुई थी ना कि हम एंटी करप्शन के नाम पर आए हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं। उस समय पर इन्होंने ट्वीट किया था, ये 2011 का ट्वीट, 2013 का ट्वीट, 2015 का वक्तव्य, जिसमें कि बिना कोई इफ एंड बट, बिना कोई डाउट, और उस समय तो कन्विक्शंस भी नहीं हुई थी लालू जी की। 2011 में लालू जी की मुझे जहां तक याद है कन्विक्शन भी नहीं हुई थी, उसी समय पर इन्होंने करप्ट घोषित कर दिया था। आज क्या स्थिति में बदलाव हुआ है, जब लालू जी एक नहीं अनेकों बार कन्विक्ट हुए हैं, अनेकों केस उनके परिवार पे चल रहे हैं, कहीं पर भी राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसी क्या स्थितियां में बदलाव हुई है उनके भ्रष्टाचार को लेकर कि आज पॉलिटिकल पिनोकियो अरविंद केजरीवाल ने इनको गले लगा लिया है, इनके गले से गले मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विषय में क्या कहते थे पॉलिटिकल नटवरलाल, ये तो मैं बताना नहीं चाहता हूं, आपको याद है किस किस को जेल भेजना चाहते थे, किस किस प्रकार से वो कहते थे कि जब सत्ता में आएंगे तो इनको जेल भेजेंगे, उनको जेल भेजेंगे, 13 लोगों की लिस्ट लेकर घूमते थे। और उस समय पर उनका स्टैंड होता था ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई जांच, पहले इस्तीफा हो, यह उनका स्टैंड होता था। आज पॉलिटिकल नटवरलाल उन्हीं के परिवार के साथ खड़े हैं जिनको वो भ्रष्ट बताते थे और अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं उन्हीं भ्रष्ट परिवार के लोगों के साथ। इसीलिए मैं कहता हूं, इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो लोकतंत्र बचाना यह बहाना है, असलियत में अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाना है। लोकतंत्र बचाओ यह बहाना है, अपने अपने भ्रष्टाचार तंत्र को बचाना है, इसलिए सबको मिलकर एक हो जाना है। कल तक जिसको गाली दे रहे थे, जिसको कह रहे थे भ्रष्टाचार का आइकॉन है, आज वो सुहाना सुहाना है। देखिए, और भी विश्लेषण करें तो इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या है ये अलायंस, ये यूनिटी क्या है। इसमें ना कोई विजन है, ना इसमें कोई मिशन है, ना ये कोई एक मुद्दे पर कॉमन है। इसमें केवल अगर कॉमनैलिटी या यूनिटी है तो वो यूनिटी इन करप्शन है, यूनिटी इन कमीशन है, यूनिटी इन पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन है और यूनिटी इन तुष्टीकरण है। हां, और यूनिटी इन एम्बिशन फॉर पोजीशन है। ये केवल यूनिटी इन करप्शन, कमीशन, डिवीजन एंड एम्बिशन फॉर पोजीशन है, जिसके चलते ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल यूटर्न की सबसे बड़े उदाहरण को दिखाते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को भी गले लगा लिया है। और आज इसीलिए इस विचित्र स्थिति से कुछ सवाल निर्माण होते हैं जो सीधे सीधे तौर पर और स्पष्ट तरीके से मैं अरविंद केजरीवाल जी तरफ डालना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, अरविंद केजरीवाल जी, यदि 2014 से पहले लालू प्रसाद यादव जी की कन्विक्शन से पहले 2013 में उनकी कन्विक्शन हुई थी पहली बार, यदि उनका पूरा परिवार भ्रष्ट था, यदि उनका पूरा परिवार परिवारवादी मानसिकता से लिप्त था, तो आज ऐसी कौन सी स्थितियां बदली है जब वो 4-4 बार 5-5 बार कन्विक्ट हो चुके हैं कि आज आपने यू टर्न करके उनको गले लगा लिया है? उनको कौन सी करप्शन से राहत मिली है? उल्टा आज जिनके साथ आप खड़े थे, उनके पुत्र के साथ, उनका तो नाम ईडी और सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में लिया है। और ये लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है? ये 600 करोड़ का घोटाला है। और इस घोटाले का मूल मंत्र क्या था? जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक समय पर कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी के विचार थे। ये इनके परिवार का विचार क्या था? तुम मुझे लैंड दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा। ग्रुप डी
और जो एकदम गरीब से गरीब तबके के लिए जो नौकरियां होती है, गरीब समाज के लोग जिस नौकरियों को पाने के लिए इच्छुक होते हैं, ऐसी नौकरियों के एवज में औने पौने दाम पर करोड़ों की जमीन हड़पने का, ऐंठने का काम इनके परिवार ने किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। इस पूरे केस के बारे में जानकारी सबसे पहले जेडीयू के ललन सिंह ने दी थी, हमने नहीं दी थी, जेडीयू ने दी थी। पूरी कार्रवाई इसमें जब शुरू हुई, यूपीए 1 के बाद यूपीए 2, तो उस समय जो रेल मंत्री थी, उन्होंने बयान देकर इस पर कार्रवाइयां शुरू करवाने का काम किया। यह अलग बात है कि कांग्रेस के जमाने में एजेंसियों के द्वारा किस प्रकार से केस पैरेट की तरह काम किया जाता था, जब चाहिए तो केस खुले, जब चाहिए तो केस बंद। तो इसमें वो केस कभी आगे गया नहीं होगा। राजनीतिक मंशा क्या रही होगी वो एक अलग विषय है, पर इस पूरे केस की जानकारी जेडीयू ने दी थी। और केस क्या था? गरीबों से 1/4 दाम पर उनकी जमीनें लो और जमीनें परिवार को ट्रांसफर हो तो तब आपको नौकरी मिले ग्रुप डी की। ऐसे व्यक्ति ने, जिसने 600 करोड़ का घोटाला किया है, जिस पर सीबीआई और ईडी की प्रोसीडिंग चल रही है, जिसके प्रॉपर्टीज पर अटैचमेंट्स हो रही है और जिनको हाई कोर्ट तक राहत नहीं दे रहा। ये कोर्ट भी गए थे तेजस्वी यादव समन कॉश करवाने के लिए, आपको याद होगा। कोर्ट ने कहा सीबीआई के सामने पेश होना है, तो 25 तारीख को पिछले महीने पेश भी होना पड़ा। ऐसे व्यक्ति जिनको मैं रिवर्स रॉबिनहुड कहता हूं। रॉबिनहुड क्या करता था? वो अमीरों से चुराता था, गरीबों में बांटता था। ये रिवर्स रॉबिनहुड है। ये गरीबों से चुराते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। ये रिवर्स रॉबिनहुड के साथ खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिकल पिनोकियो। बताइए। और ये अपने आप को कट्टर ईमानदारी का डिग्री देते हैं, हम कट्टर ईमानदार है जी। यह सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन का ऐसा उदाहरण भारतीय राजनीति में आज तक हमने नहीं देखा होगा 75 वर्षों में। और यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। तेजस्वी यादव पर जो प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं, उनके परिवार पर जो प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा है, मैं आपको एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं कोर्ट ने क्या कहा है। चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम में कोर्ट कहती है, a perusal of the charge sheet and the documents and material on record prima facie shows commission of offences under section 120B, 420, 467, 468, 471 of IPC and sections 8, 9, 11, 12, 13 of Prevention of Corruption Act. Cognizance is taken. ये कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने जिसको प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार में फिर से लिप्त पाया है, कोर्ट ने जिसके परिवार को कन्विक्ट किया है, जिसका नाम एक और स्कैम आईआरसीटीसी स्कैम में है और जिसकी शुरुआत जो भी हुई है वो जेडीयू के माध्यम से हुई है, उसके साथ खड़े होकर करप्शन के खिलाफ लड़ने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं पॉलिटिकल नटवरलाल, पॉलिटिकल पिनोकियो। ये क्या है? ये केवल भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है। An alliance and coalition to save the corrupt. A coalition of colonial cousins of corruption. यह है इनकी हकीकत और विचित्र स्थिति। और इसीलिए केजरीवाल जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, यह रिश्ता आखिर कहलाता क्या है? क्या आपने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को कट्टर ईमानदारी का डिग्री थमा दिया है क्या? यह वही डिग्री तो नहीं है जो आप कई महीनों से सत्येंद्र जैन को थमा रहे हैं, जिनको 10 महीने से राहत नहीं मिली, हवालेबाज कोर्ट ने कहा है। यह वही डिग्री तो नहीं है जो आप मनीष सिसोदिया को ठहराते हैं और बोलते हैं बेचारा मनीष तो बहुत ही ईमानदार है, उसको पद्म मिलना चाहिए। हाईएस्ट कोर्ट तक उनको राहत नहीं मिली है। और पिछली बार जब मैं इसी मंच से आपके सामने रूबरू हुआ था, तब मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, शराब मंत्री अक्यूज नंबर 1 के बारे में कहा है कि वो आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। कोर्ट ने कहा है कि 90 से 100 करोड़ की घूस ली है मनीष सिसोदिया ने। कोर्ट ने कहा है कि किस प्रकार से इस शराब घोटाले को ऑर्केस्ट्रेट किया गया और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार किया गया। यह सबूतों के साथ कोर्ट ने प्रथम दृष्टया एस्टैब्लिश किया है। क्या वही डिग्री सर्टिफिकेट मनीष सिसोदिया वाला, सत्येंद्र जैन वाला, यही थमा दिया है क्या तेजस्वी यादव जी और लालू जी को,
जरा बताइएगा हमें, बताइएगा एक बार। अभी जो खबर भी मीडिया के माध्यम से अभी मैं पढ़ रहा था आते आते, कि फिर से एक बार मनीष सिसोदिया को अभी राहत नहीं मिली है, पर शराब घोटाले में किस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी की गई उसका एक और नमूना सामने। ऐसा नमूना कि ईमेल्स को फैब्रिकेट करके यह दिखाया गया कि पब्लिक अप्रूवल था उनकी पॉलिसी के लिए। ये तो ऐसे कहते ही थे उनके वक्तव्य पुराने कि शराब पॉलिसी जो हमने लाई है वो बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड है, बेस्ट पॉलिसी ये कहते थे। आतिशी कहती थी, उनके और एक सौरभ भारद्वाज कहते थे, संजय सिंह कहते थे बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड है, बेस्ट पॉलिसी, इससे ज्यादा बेहतर पॉलिसी हो नहीं सकती। फिर यू टर्न करके पॉलिसी कैंसिल कर दी, परंतु ये बेस्ट पॉलिसी साबित करने के लिए मनीष सिसोदिया ने मंत्री होते हुए ईमेल फैब्रिकेट करा के फर्जी ईमेल अपने पास मंगवाए और यह बताया कि यह पब्लिक अप्रूवल आई है इस पॉलिसी के लिए। और बंद कैसे रही थी वो पॉलिसी? एक क्लोज्ड रूम में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, कार्टेल क्रिएट करने के लिए, कुछ लोगों को फायदा दिलाने के लिए। तो ये आज इस बीबीसी भ्रष्टाचार बचाओ कोलिशन के बारे में यह सवाल हमने आपसे पूछा है, केजरीवाल जी बताइए कि क्या झूठ बोलना और पलटना ये आपकी फितरत बन चुकी है राजनीतिक रूप से? आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे दिल्ली को कभी पूरे नहीं किए। आपने तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब के ठेके खोल दिए। हवालेबाज मंत्री और शराब में लिप्त मंत्रियों को बचाने का काम करते हैं। और आज जिस लालू प्रसाद यादव को आप करप्शन का आइकॉन मानते थे, आज उन्हीं के गले लग गए। ये ऐसी कौन सी राजनीतिक विवशता है, राजनीतिक मजबूरी है? नीतीश जी की तो राजनीतिक मजबूरी हम समझते ही हैं, नीतीश जी की तो हम समझते ही हैं। उन्होंने तो जेडीयू के माध्यम से केस शुरू किया लैंड फॉर जॉब का। एक समय था कि जेडीयू का अधिकृत बयान था कि लालू इज द आइकॉन ऑफ करप्शन। उनकी विवशता और उनकी लाचारी, उनकी मजबूरी बिहार में क्या है हम समझते हैं। पर अरविंद केजरीवाल, जिनका जन्म हुआ करप्शन के खिलाफ लड़ने, जिनकी अनुयायी जो थी एक समय पर वो बनते थे अनुयायी अरविंद के, अन्ना हजारे के, आज ऐसी कौन सी राजनीतिक विवशता है कि वो लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अलायंस बना रहे हैं? इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। अंत में मैं केवल इसको समाप्त करूं तो कह सकते हैं जो आजकल ये नजारा दिख रहा है, चल पड़ी है करप्शन की रेस, चल पड़ी है करप्शन की रेस। सबको बनना है इस भ्रष्टाचार के ठगबंधन का फेस। चाहते हैं सब बंद करवाना अपना अपना केस, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इनके अरमानों पर लगा दी है ठेस। और इसीलिए मिल गए हैं सारे भ्रष्टाचारी अपने अपने बचाने अपने कुनबे और अपनी स्पेस। ये इस प्रकार का विश्लेषण निकल कर आया है। आज पॉलिटिकल पिनोकियो को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या 2011, 12, 13, 14, 15 में जो उनका विश्लेषण था लालू प्रसाद के परिवार पर, उनके भ्रष्टाचार पर, वो उस पर यू टर्न करते हुए आज भ्रष्टाचार को गले मिल रहे हैं, मिला रहे हैं, लग रहे हैं, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं। मैं क्योंकि स्वयं महाराष्ट्र से आता हूं, जब इन्होंने इस अलायंस को MVA महाविकास आघाड़ी कहा था तो हमने कहा था ये महाविकास आघाड़ी नहीं, ये महाविचित्र आघाड़ी, ये महाविडंबना आघाड़ी और ये महाविनाश आघाड़ी है। क्योंकि ये कोलिशन ऑफ कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन वाला इनके पास एक भी मुद्दा कॉमन नहीं है। क्या सावरकर जी के मुद्दे पर ये एक साथ है? नहीं है। क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर ये लोग एक साथ है? नहीं है। क्या देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं क्या उस पर लेकर ये लोग एक साथ है? नहीं है। ये कोलिशन ऑफ कन्वीनियंस, कोलिशन ऑफ करप्शन एंड कोलिशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है। और इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन बार बार अनेकों रूप स्वरूप में सामने आता है। अभी अभी मैंने एक ट्वीट भी डाला है कि अजीत पवार जी नाना पटोले को चेतावनीपूर्ण तरीके से एक तरीके से कह रहे हैं कि जो गठबंधन के विषय है कृपया मीडिया में आप बार बार जाकर इतनी उत्तेजना से बाहर कर देते हो, आप आकर मीटिंग में डिस्कस कीजिए। तो नाना पटोले उनको घूमकर कहते हैं कि देखिए हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सावरकर जी के विषय पर उद्धव जी और पवार जी आईना दिखाते हैं राहुल को, और राहुल जी जब जाते हैं अपनी
पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बड़े बड़े पोस्टर अपनी फोटो के साथ लगाते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं सॉरी वीर नहीं हूं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि यह महाविचित्र अघाड़ी है, और जो भी चीज जिसका जन्म ही कॉन्ट्रडिक्शन में होता है, जिसका जन्म ही कन्वीनियंस से होता है और कन्विक्शन से नहीं होता, वो डेस्टिन्ड फॉर कोलैप्स एंड डेस्टिन्ड फॉर कंप्लीट मैं कह सकता हूं कंफ्यूजन हमेशा रहती है। ये कोलैप्स और कंफ्यूजन इसीलिए निर्माण हुई है क्योंकि कन्विक्शन भी नहीं है, केवल कन्वीनियंस के नाम पर ये लोग एक साथ हुए हैं। देखिए, मैंने एक खबर देखी है कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी के परिवार को बड़ी दुख और कष्ट के साथ एक कानूनी मार्ग अपनाना पड़ा है। एक तरफ तो आप देख सकती हैं कि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने वीर सावरकर जी के सम्मान में और उनके योगदान को एक प्रकार से राष्ट्रीय पटल पर और भी उसको अलंकृत करने के लिए 28 मई को उनके जयंती के दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। परंतु दूसरी ओर देखिए, राहुल गांधी का अल्पज्ञान और अपरिपक्व और तर्कहीन बयान सुनिए। उनको क्या यह नहीं मालूम है कि वीर सावरकर जी के विषय में अगर सबसे ज्यादा किसी ने स्वर्ण अक्षरों में भूरी भूरी प्रशंसा की है तो उनकी दादी मां ने की है। इंदिरा जी ने तो उनके लिए स्टैंप भी रिलीज किया था, और केवल इंदिरा जी ने नहीं, महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेताओं में से एक यशवंतराव चव्हाण जी की बात हो, महाराष्ट्र के कम्युनिस्ट नेता हो डांगे जी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन अगर मुझे सही से याद आ रहा है, और स्वयं नरसिम्हा राव जी और शरद पवार जी ने भी स्वर्ण अक्षरों में उन्होंने प्रशंसा की है सावरकर जी के योगदान की। तो क्या वो सारे लोग गलत थे? क्या राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं कि उनकी दादी मां गलत थी, यशवंतराव जी गलत थे, शरद पवार गलत हैं, उद्धव जी गलत है और केवल वो सही है? यह दिखाता है कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते हो सकता है राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी एक आंख न भाती हो, यह बात सही हो सकती है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र जी की सरकार, शिंदे जी की सरकार एक आंख ना बाती हो, परंतु क्या एक व्यक्ति एक पार्टी का विरोध करते करते हम देश के राष्ट्र महानायकों का इस प्रकार से अपमान करेंगे? इस प्रकार से बार बार अपमानजनक और झूठी बातें फैलाएंगे? और एक केस में तो जिस प्रकार से उन्होंने झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको माफी मांगनी पड़ी। एक केस में उनको दोषी पाया गया, ओबीसी समाज का अपमान जो किया है। एक केस में भिवंडी कोर्ट में जो उन्होंने आरएसएस के विषय में कहा था, उस पर उनको यू टर्न करके वहां पर भी अपना स्टैंड चेंज करना पड़ा है। अब सावरकर जी के परिवार ने केस किया है तो उसका जवाब देना होगा, परंतु इस मंच से, क्योंकि मैं खुद स्वयं महाराष्ट्र से आता हूं, मुझे याद है उद्धव जी का वो वक्तव्य। उद्धव जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था, यदि कोई सावरकर जी का अपमान करेगा तो मैं बड़े आक्रामक रूप से, मैं पूरी चीज को कोट नहीं करना चाहता, आप लोग ढूंढ सकते हैं, मैं बड़े आक्रामक रूप से उसका जवाब हमारी सेना, उद्धव सेना देगी। आज उद्धव जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हिंदुत्व का जो शेर था वो वोट बैंक की भीगी बिल्ली बन चुका है? एकाध कोई कॉस्मेटिक हुस्न अफरोजी वाले बयान इशू करने के अलावा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का जो एक कांस्टेंट इस प्रकार का स्टैंड सावरकर जी पर आ रहा है, उस पर आप लोग कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। ये आपकी मजबूरी और लाचारी और किस प्रकार से स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को आपने तिलांजलि देने का काम किया है, उसका जीता जागता प्रमाण आज फिर से सामने आ रहा है। उद्धव जी को तय करना है कि सावरकर जी उनके लिए देवता समान है या जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है।